नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत होगी पाकिस्तान के ब्रिक्स से बहिष्कार की। ब्रिक्स में सदस्यता पाने की उम्मीद या कहे ख्वाब रखने वाले पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के कड़े विरोध की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ ब्रिक्स की सदस्यता से वंचित हुआ, बल्कि उसे पार्टनर कंट्रीज की सूची में भी जगह नहीं मिल पाई। इस बीच तुर्की ने खुद को ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज की सूची में शामिल कराकर महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया है। रूस ने हाल ही में 13 नए पार्टनर कंट्रीज की घोषणा की है। इन देशों में अल्जीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। ये देश 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज बनेंगे। पाकिस्तान, जो चीन और रूस के समर्थन से ब्रिक्स में प्रवेश की कोशिशें कर रहा था, इस सूची में अपनी जगह बनाने में असफल रहा। माना जा रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के राष्ट्रपति रजेप तैयप एर्दोगान के रुख में बदलाव की वजह से भारत ने तुर्की की दावेदारी का विरोध नहीं किया। दूसरी ओर पाकिस्तान की ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिशें भारत के सख्त रुख के कारण विफल रही। तुर्की की सफलता इस बात का उदाहरण है कि राजनयिक लचीलापन और रणनीति का कितना महत्व होता है। पाकिस्तान को अब अपने राजनयिक प्रयासों पर पुनर्विचार करना होगा। पाकिस्तान की इस विफलता पर उसके अपने देश में तीखी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि नाइजीरिया जैसे देश ने भी पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन किया और ब्रिक्स पार्टनर कंट्री में उस सूची में वह शामिल हो गया। ब्रिक्स के नए सदस्य देशों को शामिल करने के लिए सभी संस्थापक सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। भारत ने पाकिस्तान की दावेदारी का कड़ा विरोध किया, जिससे उसके लिए दरवाजे बंद हो गए। यह तब हुआ जब चीन और रूस ने पाकिस्तान का समर्थन करने की कोशिश की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स में शामिल होने से पाकिस्तान को आर्थिक और राजनयिक लाभ मिल सकते थे। हालांकि भारत के सख्त रुख और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की कमजोर रणनीति ने उसे इस मौके से वंचित कर दिया। तो पाकिस्तान का ब्रिक्स से बहिष्कार हो गया, इस पर मुहर लग गई। हालांकि पाकिस्तान ने पहले ही आवेदन दिया था कि भाई ब्रिक्स की सदस्यता की सूची में उसे भी शामिल किया जाए, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। ना तो वो सदस्य ही बन पाया और ना जो पार्टनर कंट्रीज की सूची निकली है उसमें ही उसे जगह मिल पाई। वह भी इस जंक्चर पर जब रूस और चीन ने एक तरह से उसे सहमति देने के लिए मन बना लिया था, लेकिन उसके बावजूद भारत के इस विरोध का ऐसा असर पड़ा है कि पाकिस्तान संस्थापक जो मेन सूची होती है, सदस्यों की सूची, उसमें तो भूल जाइए, पार्टनर कंट्रीज की जो लिस्ट निकली उसमें भी उसने अपनी जगह नहीं बना पाई। भारत, हालांकि हम आपको बता दें कि यह संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। यदि ब्रिक्स की हम बात करें, सबसे पहले 4 सदस्यों, जो ब्रिक्स तो खैर बाद में 2010 से यह कहलाया जाने लगा। 2009 में जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तब इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 संस्थापक सदस्य थे। 2010 में हालांकि साउथ अफ्रीका की भी एंट्री हुई और उसके नाम से एस को रख करके इसे ब्रिक्स का नाम दिया गया। तो हालांकि पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की, लेकिन यह कोशिशें विफल रही। और पाकिस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है और जो ब्रिक्स में शामिल होने की उसका ख्वाब या इच्छा या सपना, जो भी आप उसे नाम दे दीजिए, उसको जो करारा झटका लगा है, इसके क्या मायने निकलते हैं, इन सारे मुद्दों को टटोलने की आज हम कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार के रूप में संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं।
सबसे पहले शुरुआत कर्नल साहब आप ही के साथ करेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान और भारत के कैसे रिश्ते हैं यह जग जाहिर है। पाकिस्तान का भारत क्यों विरोध करता है यह भी जग जाहिर है। आतंकवाद के एक तरह से फैक्ट्री के रूप में उसे जाना जाता है। वहां पर आतंकवादियों को पोषण, संरक्षण सब कुछ मिलता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि चूंकि एक ऐसा कंट्री है जिसके आतंकवाद के कम से कम फ्रंट पर सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है, आपको लगता है कि उस कंट्री को ब्रिक की सूची में जगह न मिल पाना और पार्टनर कंट्रीज के भी लिस्ट में जगह ना बना पाना एक तरह से भारत की रणनीतिक, कूटनीतिक, जो भी आप बोलिए, यह एक जीत है। और इस बात को आश्वस्त किया गया कि भाई जो भी आतंकवादों को पोषण देगा, आतंकवादियों को, उसको कम से कम इस ग्रुप से दूर रहने की जरूरत है, और उसमें भारत ने सफलता पाई। आपका क्या टेक है शर्मा साहब? कुणाल जी, सबसे पहले तो हमें ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक एम है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिन कंट्री से एक इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा, आपके देश के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा जो है, आपका विश्व के पटल के ऊपर आपकी कुछ मजबूती होनी चाहिए। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, पाकिस्तान जो है 23 बार अभी तक जो है IMF से बेल आउट पैकेट ले चुका है और 24वें के लिए उसने अप्लाई कर दिया है। जिसके देश के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, और भारत ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि हर देश के अपने हित होते हैं, राष्ट्र हित होते हैं, और हमारे राष्ट्र हित के लिए ये बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान इस ब्रिक्स के अंदर जो है पार्टनर कंट्री के तौर पर ना अपनी एंट्री ले सके। अगर ये एंट्री ले लेता तो इसने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हमारे अगेंस्ट जो है आवाज उठानी थी। इसकी चाइना के साथ जो है और ज्यादा मजबूती से दोस्ती होनी थी कि वो भी ब्रिक्स का हिस्सा है और हम भी ब्रिक्स के हिस्से हैं। चाइना ने काफी हद तक कोशिश की कि इसको शामिल कर लिया जाए। अगर ये इसमें शामिल होता है तो ये अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा सकता है और भारत के लिए और प्रतिस्पर्धा के रूप के अंदर ये सामने आ जाता है। लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आई कि आप किसी भी यार्ड स्टिक को, जहाँ आप किसी भी पैमाने के ऊपर खरे उतरते नहीं हैं, फिर अपने देश की बेइज्जती कराने के लिए क्यों पार्टनर कंट्री जो है ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं? आपको आपके एफर्ट का रिजल्ट आपको पहले ही पता होना चाहिए। आपके लिए बड़े शर्म की बात है कि एक नाइजीरिया जितना जो छोटा कंट्री है उसे पार्टनर कंट्री की जो है सदस्यता मिल गई है, और पाकिस्तान जो कि अपने आप को क्लेम करता है कि हम एक शक्तिशाली परमाणु शक्ति से परमाणु शक्ति वाला देश है, और उन्हें इस प्रकार की शर्म का मुंह देखना पड़ता है। उनकी कितनी बेइज्जती होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। भारत ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है कुणाल जी। इसको शामिल ना होने देने के लिए, हालांकि चीन का काफी सपोर्ट रहा इसको, लेकिन जो भी हमने किया वो ठीक किया। ठीक है कुणाल जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अब श्रीवास्तव साहब का भी रुख कर लेते हैं। सर देखिए, अब ये जो ब्रिक्स है, अब ऐसे देखा जाए तो यदि इसके रिप्रेजेंटेशन को देखें तो कम से कम दुनिया की आधी आबादी तक कमोवेश तो उसको वो अपने मतलब उसके पूरे संगठन में आधी जो आबादी है वह शामिल हो जाती है। तकरीबन 30% GDP कंट्रीब्यूशन भी उस ब्रिक्स के तहत आता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस सूची में एंट्री ना होने से आर्थिक तौर पर आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इकोनॉमिक फ्रंट में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हार है, और यदि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता तो उसको कितना लेवरेज मिलता है, एडवांटेज मिलता है? इस दृष्टिकोण में आपकी क्या राय है सर? देखिए कुणाल जी, ब्रिक्स की जो मेंबरशिप अगर किसी राष्ट्र को मिलती है तो उसके लिए कंसेंसस की आवश्यकता होती है, यानी कि सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है। ये उसका एक अनिवार्य अंग है। बिना सर्वसम्मति के कोई भी राष्ट्र ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता। और भारत जाहिर है कि ब्रिक्स का एक फाउंडिंग मेंबर है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका,
ये जो राष्ट्र है ये वहाँ के उसके ब्रिक्स के प्रमुख राष्ट्र हैं और 40 लगभग देशों ने अपना ब्रिक्स को ज्वाइन करने का आवेदन भी दे रखा है। अनेक नए सदस्यों को ज्वाइन भी कराया गया है। लेकिन भारत की जो भूमिका है केंद्रीय भूमिका है और भारत यदि किसी भी राष्ट्र की मेंबरशिप को अपोज करता है तो जाहिर है कि उसको सदस्यता नहीं मिल सकती। पाकिस्तान का जो एक आतंक परस्त इतिहास रहा है, पाकिस्तान जो पूरे वैश्विक मामलों में अस्थिरता की स्थिति को पैदा करने के लिए कुख्यात रहा है, उसकी वजह से जो पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता मिलना संभव नहीं था, भारत का सपोर्ट मिलना उसे संभव नहीं था। यदि पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बन जाता तो ब्रिक्स की जो स्थितियां उसी तरीके की वो पैदा कर सकता था जैसा कि सार्क के में है। और सार्क की जो प्रक्रिया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अगर वो आज ऑर्गेनाइजेशन डिफंक्ट पड़ा हुआ है तो उसके पीछे पाकिस्तान की जो आतंक परस्त जो उसकी सोच रही है, भारत विरोधी उसका जो रवैया रहा है, उसकी वजह से आज सार्क एक डिफंक्ट स्थिति में पहुंच गया है और भारत को जो है बिम्स्टेक का सहारा लेकर के साउथ एशिया के राष्ट्रों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए आगे प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रिक्स की सदस्यता पाकिस्तान को न दिया जाना और इवन की एक पार्टनर कंट्री के रूप में भी उसे शामिल न किया जाना एक बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है। और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को जब तक वो आतंकवादी जो उसका जो चरित्र है वो नहीं त्यागता, जब तक अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाता, तब तक ऐसे किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसकी सदस्यता नहीं उसको मिलनी चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट है। भारत ने इसी वजह से इसका विरोध किया और यदि पाकिस्तान उसमें शामिल हो जाता तो उस मंच का इस्तेमाल वो कश्मीर के जो भारत का आंतरिक मामला है उसके उठाने के लिए करता। अनेक ऐसे भारत विरोधी कृत्यों को करने की कोशिश करता कि जिसकी की वजह से ब्रिक्स का जो पूरा प्रोसेस है वो उसमें अनेक बाधाएं आती और ब्रिक्स की जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसमें गतिरोध आता। तो इसी वजह से ब्रिक्स को में पाकिस्तान को सदस्यता तो दूर पार्टनर की भी बनने की भी उसका जो अवसर नहीं दिया गया है। और ये मेरा असेसमेंट के मुताबिक ब्रिक्स ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और जैसा कि मैं फिर से रीआइटरेट करूंगा, दोहराऊंगा, ब्रिक्स में किसी भी राष्ट्र की जो सदस्यता हो या कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो कंसेंसस बेस्ड ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने। शर्मा साहब, अब देखिए इसी से एक और बात निकलकर सामने आती है और रोल की बात की जाती है। चाइना और रशिया बहुत विरोध नहीं कर रहे थे, एक तरह से मौन समर्थन बोलिए पाकिस्तान के लिए वह मुखर नहीं थे और एक तरह से वो उनको लग रहा था कि पाकिस्तान आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और जिस कंसेंसस की बात श्रीवास्तव साहब ने कही है उसके प्रोमिनेंस को भी इस बात से समझा जा सकता है कि भारत ने विरोध किया तो ये संभव हो नहीं सका। आपको लगता है कि भारत एक ब्रांड की तरह, एक कंट्री नेशन और जिस तरह से प्रबुद्धता है और एक शक्तिशाली एक कंट्री अब हम बन ही रहे हैं ऑलमोस्ट, और विकास की भी बात करें, आपको लगता है कि हमने रूस और चीन इन दोनों को जो असिस्टेंस जिसे पाकिस्तान की उम्मीद थी कि उन्हें मिल जाएगा और वो इनके भरोसे ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा, वो ऐसा हो न सका? और इतने पावरफुल नेशंस ने भी ऐसा करने में बहुत तौर पर, यदि हम उसकी सफलता ना बोले, विफलता ना बोले, तो एक तरह से किनारा रखा और बहुत ज्यादा मुखर नहीं हुआ। आपको लगता है कि एक तरह से जो पाकिस्तान भरोसे चल रहा था चाइना और रशिया का, उसके लिए भी एक आई ओपनर है? कुणाल जी, आज हमारा देश एक बदला हुआ देश है। हमारी हार्ड पावर जो है वो 4th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है भारत की। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगर भारत का जो किसी दूसरे खेमे की तरफ टिल्ट होता है, वो कोई भी एशिया के अंदर, चाहे वो रशिया है चाहे वो चाइना है, वो भारत को नाराज नहीं करना चाहेगा कि ये हमसे दूरियां मेंटेन कर ले और ये वेस्टर्न ग्रुप की तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाए। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए चाइना और रशिया ने कोई ज्यादा खास प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि वो भी हार्ट ऑफ हार्ट वो भी जानते थे कि पाकिस्तान उन यार्ड स्टिक्स के ऊपर खरा नहीं उतरता है जिसके अंदर जो सदस्य देशों के पास होना चाहिए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। उनको भी ये पता है कि भारत का हित क्या है और भारत इस वाले डिसीजन के लिए क्यों इतना एंशियस और क्यों पावरफुली उन्होंने जो है पाकिस्तान का
ब्रिक्स के इवन पार्टनर कंट्री के लिए भी अपोज किया है। तो आज भारत की जो स्थिति है, जो भारत का स्टेटस है, जो भारत का पावर है, हर एक ग्रुप या हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक ब्लॉक जो है वो चाहता है कि भारत के साथ हमारे मधुर संबंध बने रहें। हमारी इकोनॉमिक पावर है, हमारे पास इतना मार्केट है, तो कोई भी देश जो है डायरेक्टली जो है हमारे हितों के ऊपर नुकसान पहुंचा के हमें नाराज नहीं करना चाहता। यही एक कारण है जो मैं दोबारा दोहराऊंगा कि चाइना और रशिया ने ज्यादा इसके अंदर अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। दूसरा एस्पेक्ट अगर आप चाइना का अगर आप एक मिनट दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो चाइना का है। चाइना देखिए साहब हमें पुश करता रहेगा, हमारे लिए वो इरिटेंट रहेगा, लेकिन वो हमें इतना भी पुश नहीं करेगा कि हम अपनी लॉयल्टी को जो है हम उसके दुश्मनों की तरफ, जो उसका आज के तारीख में सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी है अमेरिका, कि हम कहीं उस ब्लॉक के अंदर चले जाएं। तो इसलिए वो भी अपने राष्ट्रीय हितों या राजनीति उसी प्रकार से करता है कि भारत को ज्यादा परेशान ना किया जाए। जी कुणाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही और जिस ओर आपने इशारा किया वो एविडेंट भी है। श्रीवास्तव साहब, यदि बात करें पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट, कंट्रीब्यूशन और उसके संगठनों में शामिल होने की, जो ग्लोबल फोरम्स हैं, इंटरनेशनल फोरम्स है, या फिर साउथ एशियन फोरम्स की भी हम बात करें, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट या फिर उसकी मेंबरशिप बहुत कम है। यदि सार्क वगैरह को सिर्फ छोड़ दिया जाए, गिनती भर ऐसे ग्लोबल फोरम्स है जिसमें वो कुछ कह सकता है या कर सकता है। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भी उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो अपने आप को वो नहीं सुनवा पा रहे हैं या फिर वो अपनी महत्व को नहीं जता पा रहे हैं अन्य देशों के तुलना में? अब नाइजीरिया जैसा छोटा सा राज्य है, कंट्री है, वो शामिल हो सकता है पाकिस्तान में। फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। ये देखिए, पाकिस्तान की जो विदेश नीति का कोई आधार नहीं है। हाँ। अगर पाकिस्तान की विदेश नीति अगर किसी एक अप्रोच के साथ चलती है तो वो है अवसरवादिता, वो है आतंक परस्त उसका जो व्यवहार। और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो दिखावे की डेमोक्रेसी है। वहाँ पर वास्तविक रूप से पाकिस्तान के सेना का शासन है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही सारे बड़े निर्णय लेती है। और वो जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई और वहाँ के जो भ्रष्ट पॉलिटिशियंस हैं, जो टॉप लीडरशिप है, वो अपने हितों को पहले देखते हैं, राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखते हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो विदेश नीति का कोई आधार नहीं है, अवसरवादी विदेश नीति है। कब पाकिस्तान किस खेमे में जाकर के बैठ जाए कुछ कह नहीं सकते। यदि मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध जब शुरू हुआ, तो जिस दिन ये रशिया ने 2022 में जब हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे। और बाद में कुछ समय के बाद, महीनों के बाद, ये रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है क्योंकि अमेरिका का उसके ऊपर प्रेशर है। और इसी तरीके का जो व्यवहार पाकिस्तान का जो महाशक्तियों के संदर्भ में होता है कि कभी वो अमेरिका के खेमे में जाता हुआ दिखाई देता है, तो कभी चाइना के खेमे में जाके बैठ जाता है, कभी वो अपना भीख का कटोरा लेकर के अपने कुछ तथाकथित चंद मित्रों के पास पहुंच जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में तो उसे हर वर्ष जाना ही जाना रहता है, क्योंकि उसके बिना उसकी इकोनॉमी आगे चल नहीं सकती, क्योंकि वो कंगाली की कगार पे है। तो ये जो पूरी स्थिति है पाकिस्तान की है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी पहले से ही काफी लो रहती है। दूसरा, पाकिस्तान का जो आतंक परस्त व्यवहार रहा है, उसका जो आतंक का इतिहास रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था। अभी भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी आतंकी हैं उसमें से आधे से ज्यादा पाकिस्तान की टेरिटरी मौजूद है। पाकिस्तान जाहिर है कि आतंकवाद का एपी सेंटर है और इसकी वजह से भी वो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। कोई बड़ी कंपनी वहां पर निवेश नहीं करना चाहती। जो यहाँ तक कि आप यदि क्रिकेट टीम्स की बात करें तो क्रिकेट टीम्स वहां पर विजिट नहीं करना चाहती, जो सुरक्षा की स्थितियां बहुत खराब हैं। अगर मैं पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति में कुछ और बात बताऊं आपको, आपके दर्शकों को, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो भस्मासुर आतंकवादी भस्मासुर खड़े किए थे, आज पाकिस्तान को जला रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान में बड़े हमले करता है। चाहे बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन फ्रंट है, वो लगातार हमले कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ये जो भस्मासुर पाकिस्तान में खड़े किए थे, पाकिस्तान को ही जो है लगातार वो भस्म कर रहे हैं। और जैसे ये हिलेरी क्लिंटन ने जिन शब्दों में पाकिस्तान के हुक्मरानों को हिदायत दी थी
कि यदि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालते हो और ये सोचोगे कि वो सांप आपके पड़ोसियों को जो है जाके डसेगा, तो ये आप बड़ी भूल कर रहे हैं, ये सांप आपको भी डस सकते हैं। और ये जाहिर है कि आज ये सांप पाले थे जो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही लो है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो नई सदस्यता दी जानी चाहिए। पाकिस्तान को यदि सदस्यता दी जानी है तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने व्यवहारों में सुधार लाना। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आते हैं सर आपके पास। शर्मा साहब, आप बात करते हैं पाकिस्तान की, हमने बहुत बात की, लेकिन अब एक और प्लेयर है तुर्की है, जो पहले का तुर्की टर्की हुआ करता था। उसने, बताइए, पार्टनर कंट्रीज के लिस्ट में जगह बना ली है। आपको लगता है तुर्की भी कितना जग में, उसका क्या कुछ नाम है, उसका क्या साइड्स है, वो सबको पता है, लेकिन आपको लगता है फिर भी वो काफी क्लेवरली उसने एक्ट किया और भारत चूंकि उसका विरोध नहीं करता हुआ नजर आया, उसके एक कारण यह भी है कि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने अपना स्टैंड जो है वो किनारे किया है, और आपको लगता है इसलिए तुर्की संभवतः इस टसल में नहीं फंसकर वो आगे निकल गया? आपसे भी पूछेंगे, फिर श्रीवास्तव साहब से भी हम उनका कमेंट जरूर लेंगे इस पर। कुणाल जी, तुर्की का जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, हाँ, वो बहुत ही एक सुलझा हुआ पॉलिटिशियंस है। हाँ, उसने अपने बड़े संबंध जो है नाटो का हिस्सा होने के बावजूद भी उसने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से खरीदा और रशिया के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात लगातार होती गई। आज से पिछले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अधिवेशन से पहले जो है वो हर बार जो है कश्मीर के बारे में जो है वहां पर बात किया करता था और पाकिस्तान के फेवर में बात करता था। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों या सालों से आप कहिए, उसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में अब ये कश्मीर से उसने बात करना शुरू कर दिया और उसके जो अच्छे संबंध बने हैं, लेकिन अब संबंध जो बने हैं अभी ये थोड़ा सा रशिया के साथ भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से उसने भी पुतिन को धोखा दिया है। हाँ। और सीरिया के अंदर देखा दिया। अब ये देखना पड़ेगा कि पुतिन जो है उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया, उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन भारत ने देखा कि उनके व्यवहार के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, जिस वजह से भारत ने उनका जो है पार्टनर कंट्री के तौर पर उनकी मेंबरशिप को विरोध नहीं किया है। बिल्कुल। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि उनको परमानेंट मेंबरशिप के लिए रशिया या चाइना या फाउंडिंग मेंबर्स जो भी हैं वो कोशिश करते हैं। जब उनकी सफलता मिलती है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बिल्कुल करेक्ट। श्रीवास्तव साहब, आप देखिए, अब तुर्की की बात करते हैं तो अब आपसे भी इस संदर्भ में जानना चाहेंगे, आपको लगता है जो डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी है टर्की की अभी के तुर्की की, वो आपको लगता है वे अहेड है और इतने सारे कन्फ्रंटेशन वगैरह में पड़ने की किनारे होकर के वो अपना जो रणनीति है उसको फोकस में रखकर आगे निकल जाता है? तुर्की इज डिफरेंट। देखिए, टर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान एक बेहद महत्वाकांक्षी नेता है और जाहिर है कि उनका जो लक्ष्य मुस्लिम वर्ल्ड के एक लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का अवश्य है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ वो अब इस बात को भी समझ रहे हैं कि भारत के साथ उनके जो संबंध हैं, यदि वो बहुत ज्यादा वो बिगाड़ते हैं तो ये टर्की के हित में नहीं होगा। इसी वजह से वो पाकिस्तान को अपने खेमे में लाने के लिए उन्होंने कश्मीर का मुद्दा जो है, जो कि भारत का नितांत आंतरिक मामला है, उसके बारे में UNGA में अनेक बातें अपने पिछले संबोधनों में कही थी, लेकिन हाल के समय में उससे वो बचते नजर आए। और ये जो इस बात को दर्शाता है कि टर्की भारत के जो बढ़ते हुए जो रणनीतिक प्रभाव को समझ रहा है। भारत की जो डिप्लोमेसी वो और भारत की जो रणनीतिक महत्ता वो वेस्ट एशिया में भी बहुत बड़ी है और टर्की इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि यदि वो भारत से अपने संबंध खराब करेगा तो उसके लिए भी काफी अहितकर साबित हो सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और भारत का वैश्विक मामलों में प्रभाव बहुत गहरा है। उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की और यूक्रेन की भी यात्रा की, राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की और भारत का जो प्रभाव पूरे विश्व के मामलों में गहरा हो रहा है। तो टर्की ने एक समय रहते अपने संबंधों को भारत से
उन्होंने तनावग्रस्त तो अवश्य कर लिए थे हाँ। पाकिस्तान का सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उसमें वो सुधार करते हुए नजर आते हैं। ठीक और है। यही कारण है कि जब उनकी पार्टनरशिप की जो ब्रिक्स में जब बात आई तो भारत ने उसका विरोध नहीं किया और इसकी वजह से उनको ये पार्टनर का जो उसकी सदस्यता है वो मिल गई। लेकिन यदि टर्की अपने व्यवहार में सुधार और लाता है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि टर्की को भारत सदस्यता के लिए भी अपना सपोर्ट दे सकता है। हाँ। लेकिन उसके लिए टर्की को अपनी जो क्रेडिबिलिटी और अपने भारत के प्रति जो व्यवहार है उसको सुधारना होगा। टर्की अभी आप देखिए तो वेस्ट एशिया के मामलों में उसकी एक बड़ी भूमिका है। सीरिया में जो बड़े परिवर्तन अभी हुए हैं उसमें टर्की ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और जो वहाँ पर रेबल्स की जो सफलता हुई है उसमें टर्की की फोर्सेस ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और अमेरिका और इजराइल ने भी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। तो ये स्पष्ट है कि टर्की का जो महत्व है वेस्ट एशिया में बड़ा है और भारत भी टर्की की महत्ता को जानता है। लेकिन यदि टर्की को ब्रिक्स की परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो टर्की को भारत के साथ और अपने पूरे जो ओवरऑल जो उसके बिहेवियर में उसको अपने क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे, जो कि हाल के समय में कम होती हुई दिखाई दी थी। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब तो जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, एटलीस्ट ब्रिक्स की यदि बात करें, उससे यही लगता है कि उसे अभी अपने खुद के देश के आंतरिक मसलों को और पुख्ता तरीके से सुलझाने, आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होना चाहिए, बजाय आतंकवाद के और आतंकवादियों को पोषण देने के उस सिरे को आगे बढ़ाकर। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।